ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। Today we are starting with our new lecture of the plant taxonomy, which is again one of the component of the taxonomy, and basically that component is itself taxonomy, and this component is the classification. What we do in the taxonomy, we do the classification. So you can say that classification is ultimately the taxonomy. मतलब जो taxonomy है वो असल में classification ही है. And what other components as the nomenclature, as the description, and as the identifications are also included in the taxonomy, but all those components are supportive for this component which is the classification. यानी वो जो हम component सारे कवर करते हैं टेक्सोनॉमी में, वो इसी कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए कवर कर रहे होते हैं. ठीक है, हम क्लासिफिकेशन बेसिकली करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे होते हैं, हम डिस्क्रिप्शन भी कर रहे होते हैं, और हम नोमेनक्लेचर भी कर रहे होते हैं. तो ऑल अदर कंपोनेंट्स in the taxonomy are the supportive component for the classification. और basically हम taxonomy में plants की classification करते हैं, यानी plants की grouping करते हैं. The naming of species and their grouping, naming इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि ये सपोर्टिव कंपोनेंट है किसके लिए, प्लांट्स की ग्रुपिंग करने के लिए. क्योंकि जब हम ग्रुपिंग करते हैं प्लांट्स की, तो अगर उस ग्रुप का या उस प्लांट का जो कि उस ग्रुप में प्रेजेंट है, अगर कोई नाम नहीं है, तो दैट्स मीन दैट कांट बी द वन ऑफ द मेंबर. फॉर एग्जांपल, इन योर क्लास योर आइडेंटिटी इज योर नेम. ठीक है, आपकी क्लास में आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम है. आप क्लास में तो इंक्लूडेड हो, लेकिन अगर आपको उस क्लास के अंदर आइडेंटिफाई करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे, बाय योर नेम. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में नेमिंग इस वजह से ऐड किया हुआ है. ये असाइनमेंट ऑफ नेम नहीं है, ये जस्ट नेमिंग ऑफ द स्पीशीज है, और उनके उन स्पीशीज की गैदरिंग है इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप्स. और वो ग्रुप्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन में क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट रैंक्स हैं क्लासिफिकेशन के. वो दैट ग्रुप कैन बी अ फैमिली, दैट कैन बी डिफरेंट ऑर्डर्स, एंड दैट कैन बी डिवीजन्स. एंड अगर लोअर कैटेगरीज में जाएं तो दैट कैन बी स्पीशी और हाई जीनस, एंड हायर कैटेगरीज में जाएं तो दैट कैन बी द किंगडम. ठीक है, तो ये सारी जो ग्रुपिंग है प्लांट्स की उनके नाम के साथ, दैट इज नोन एज द classification. And who has given this definition, and your sudden is the taxonomist who has given this definition of the classification. Okay, next we are giving another definition, and which is according to the another taxonomist who is the Radford. और Radford की जो मैंने आपको बताई थी definition related to taxonomy, that was the recent and the most authentic definition of the taxonomy given by the Radford. That definition we can also utilize for the classification. क्यों, कोई बताएगा? Students, are you there and can you hear me? Repeat कर दें please. हाँ जी, उसकी डिटेल में थी जी जी, उससे ज्यादा डिटेल में आई थी. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो डेफिनेशन जो उसने टेक्सोनॉमी के लिए दी थी वही डेफिनेशन अप्लाई होती है फॉर द क्लासिफिकेशन. व्हाई? क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ही अल्टीमेटली क्या है. यस मैम, क्लासिफिकेशन ही टैक्सोनॉमी है, क्योंकि उसी में क्लासिफिकेशन ही टैक्सोनॉमी है. दैट्स व्हाई दैट डेफिनेशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन, and which is classification is the arrangement of groups, यानी ग्रुप्स का बनाना. किसके ग्रुप्स? of plants
with particular circumscriptions, and I have given you the meaning of the circumscription. What is it? No one? Circumscriptions are the limits, boundaries, जो कि कुछ प्लांट्स को एक स्पेसिफिक ग्रुप में फिक्स करती हैं. That though on the basis of some characteristic features, those plant can't be moved to another group. क्लियर हो रही है बात? यस मैम. लिमिट करना, बाउंड करना, और वो जो चीजें लिमिट कर रही है प्लांट्स को किसी भी ग्रुप के अंदर उनको अरेंज करने के लिए, वो क्या चीजें हैं? दोज आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. क्लियर? तो ये जो यहाँ पे विद पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शंस हैं, ये स्पेसिफिक लिमिट्स हैं, और ये लिमिट्स क्या हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो उनको उसी ग्रुप में फिक्स करते हैं. एंड दोज ऑन द बेसिस ऑफ दोज सर्कमस्क्रिप्शंस, दोज plants can't move from that group to any other group, because if they will move from a specific group to any other group, what will happen? The differences will be more there. Clear? तो क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट इन ग्रुप्स है किसकी? प्लांट्स की, विद पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शंस है, बाय रैंक, यानी हर ग्रुप का अपना, हर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जहां पे वो प्लांट उस ग्रुप के अंदर लिमिट हो रहे हैं. एंड पोजीशन, और उस उनकी क्लासिफिकेशन में कोई पोजीशन है उस ग्रुप की जहां पे प्लांट्स क्या हो रहे हैं? लिमिट्स हो रहे हैं ग्रुप की फॉर्म में. अकॉर्डिंग टू, और वो बेस करते हैं, उनकी ये जो ग्रुपिंग है वो बेस कर रही है किस पे? सम आर्टिफिशियल क्राइटेरिया पे. ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल क्राइटेरिया, ठीक है, यानी जिसमें किसी एक कैरेक्टर को बेस बना के आप प्लांट्स की ग्रुपिंग कर सकते हो. या फिनेटिक सिमिलैरिटीज पे, यानी जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होंगे उस बेस पे भी प्लांट्स की ग्रुपिंग की जा सकती है. और द थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि प्लांट्स का आपस में एंसेस्टर टू डिसेंडेंट क्या लिंक बनता है, या एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो मैच करते हैं. तो इन बेसिस पे, किन बेसिस पे? आर्टिफिशियल क्राइटेरिया पे, फिनेटिक सिमिलैरिटीज पे, या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बेस पे प्लांट्स को ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है, और उन ग्रुप्स की कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शंस यानी लिमिट्स होती हैं जो कि उनको उनके रैंक में या उनके टैक्सा में या उनकी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में एक स्पेसिफिक पोजीशंस पर रखते ही है. कौन? क्लासिफिकेशन. So classification is the arrangement of groups of plants with particular circumscription, यानी इन ग्रुप्स की particular circumscriptions हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से? उनके पोजीशन और रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये जो अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स है इनटू ग्रुप्स, ये बेस करती है ऑन सम क्राइटेरिया पे, जो कि आर्टिफिशियल भी हो सकता है, फिनेटिक सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है. डेफिनेशन समझ आई है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें, ठीक है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब जो मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन के कुछ लेवल्स होते हैं, यानी कि कोई लोअर लेवल होगा, कोई हायर लेवल का होगी ग्रुप होगा क्लासिफिकेशन में ना, ठीक है. तो हमने टेक्सोनॉमी में इनको टैक्सा का नाम दिया था. तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की जब स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो उनको हम क्या, उनके लिए एक डेफिनेट टर्म या टेक्निकल टर्म क्या बोल रहे हैं? टैक्सा के लिए रैंक्स बोल रहे हैं, ठीक है. और रैंक्स आपको पता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, यानी कि उनके लेवल की वजह से. उन ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन में लेवल क्या है? हाई लेवल है, लो लेवल है. इस चीज को शो करने के लिए वो ग्रुप्स जो हैं, यहाँ पे सिंपली हम उन्हें ग्रुप्स नहीं कह रहे बल्कि क्या नाम दे रहे हैं? रैंक्स. रैंक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है. तो मैं मेन रैंक ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन आर फॉलोइंग, जो हमने हायरार्किकल कैटेगरी फॉर द टैक्सोनॉमी डिस्कस की थी, वही हायरार्की इज बेसिकली फॉर द रैंक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है. समझ आ रही है बात? यानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन से, या स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द क्लासिफिकेशन से, या यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? स्मॉलेस्ट रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन.
क्लासिफिकेशन। तो हमने जब वो हायरार्की देखी थी तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो हमने कहाँ से लोएस्ट या सिंपलेस्ट ग्रुप से या स्मॉलेस्ट ग्रुप से स्टार्ट किया था, जो कि क्या था हमारे पास, स्पीशीज। Species. तो यही जो हमारे पास हायरार्की बन रही है वो क्लासिफिकेशन के रैंक्स के लिए बन रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लासिफिकेशन इज अल्टीमेटली टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लोएस्ट रैंक आ गया है किसका, क्लासिफिकेशन का, दैट इज द स्पीशीज। और जब बहुत सी एक जैसी या होमोजेनियस स्पीशीज कंबाइन होती हैं देन दे गिव राइज टू द हायर रैंक के ग्रुप को वो गिव राइज करती हैं और उसको क्या कहते हैं, जीनस। एंड व्हेन सिमिलर जेनरा आर कंबाइंड तो वो अपने से फर्दर हायर ग्रुप को गिव राइज करेंगे, जो कि क्या कहलाता है, विच रैंक, दैट इज द Family. फैमिली। ठीक है ना, ये कुछ याद है पिछला लेक्चर? Yes, ma'am. Family. सही। और फिर व्हेन वी मूव Yes, ma'am. ऑन द हायर लेवल देन द फैमिली, तो दैट रैंक विल बी नोन एज Order. and when similar orders will combine they give the levels of classification and rank will be Class. class. ठीक है, and then we will move phylum or division. on further higher level and the rank at that level is for the classification is the Division or phylum. हाँ, फाइलम भी है, बट फाइलम पहले मोस्टली प्लांट्स के लिए यूज होता था। अब कोई कोई टेक्सोनमिस्ट फाइलम का वर्ड भी प्लांट्स के लिए इस रैंक में यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो कौन सा वर्ड यूज होता है, डिवीजन का। Division. ठीक है, और फिर उससे ऊपर चले जाएं तो वो तो हमें पता ही है कि हम प्लांट से डील कर रहे हैं, तो किंगडम हमारा क्या है, प्लांटी। Planty. समझ में आ गई बात? तो इस तरह से दीज आर द रैंक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, जिनको हमने पहले टैक्सा या हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमी कहा था। तो उसमें हमारे पास लोएस्ट रैंक क्या है, दैट इज द स्पीशीज। सो स्पीशीज हैव फॉलोइंग सब। अब जो पीछे हमने टॉपिक किया था वही हायरार्की वाला, तो वहां हमने स्पीशी को वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो कोई बताएगा सिंपल डेफिनेशन स्पीशी की क्या होती है? एनीवन? Ma'am, the smallest group of organisms that can interbreed with each other. हाँ, that was the biological. That is the biological concept of the species, that the group of individuals which can interbreed with one another. और simply अगर हमने उसको कहा था taxonomy की point of view से, तो हमने कहा था कि it is the simplest और the smallest group of the taxonomy। और फिर उससे भी अगर हम ज्यादा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के हमने नॉमिनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी देखा था, और जिसमें हमने कहा था कि स्पीशी इज नथिंग, ओनली इंडिविजुअल्स आर देयर। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्टिव जो उसका अपीयरेंस है ऑब्जेक्ट की तरह की स्पीशी की वो नहीं है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉन्सेप्ट था बच्चों? टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, टैक्सोनॉमिक और प्रोफेसर से था। ये था नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट कि स्पीशी इज नथिंग, ओनली इंडिविजुअल्स आर देयर। ठीक है, यानी कोई चीज नहीं है स्पीशी, सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। और जो ये नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास था टैक्सोनॉमिक या टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये जो स्पीशी है वो वर्ड स्पेसर से निकला था, और जिसका मतलब क्या था कि टू लुक ऑन, मतलब कोई चीज ऐसी है कि जिसको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो कोई चीज होगी तो उसे ही हम देख सकेंगे ना, कोई समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग। यानी कि वो ये नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट था। कौन सा? टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कि कोई चीज है जिसको देखा जा सकता है, जो कि एग्जिस्ट करती है, वो स्पीशी है। और फिर हमने मूव किया था टू द ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी, जिसके अकॉर्डिंग अभी किसी बच्ची ने डेफिनेशन बताई है कि स्पीशी इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ स्पीशी के कॉन्सेप्ट को दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज हमने वहां डिस्कस नहीं की थी वो क्या थी,
वो क्या थी, सब कैटेगरीज ऑफ द स्पीशीज, जिसको हम यहाँ डिस्कस करें। और ये कौन कौन सी हैं सब कैटेगरीज, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी? सब स्पीशीज। हाँ जी, सब स्पीशीज से, यानी स्पीशीज की सब कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। अगर हम लोअर स्पीशीज से लोअर रैंक पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे आता है सब स्पीशीज, और फिर उससे भी लोअर रैंक पे जाएं तो हमारे पास आता है वेराइटीज। वेराइटी से फर्दर लोअर रैंक पे जाएं तो सब वेराइटीज, सब वेराइटीज से फर्दर मूव करें लोअर रैंक पे तो फॉर्म, और फॉर्म से भी लोअर रैंक पे जाएं तो हमारे क्या आता है, सब फॉर्म। सो इन दिस वे डिफरेंट फॉर्म्स या सिमिलर फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स, सिमिलर फॉर्म्स विल कंबाइन, सब सिमिलर सब फॉर्म्स विल कंबाइन टू गिव द हायर रैंक, दैट इज द फॉर्म। फिर similar forms will combine to give the higher rank, क्या है, नजर नहीं आ रहा, बोले। सब varieties. सब varieties, and then similar sub varieties will combine to give the higher rank, that is Varieties. Varieties. and then varieties will combine to give the higher rank, that is Subspecies. सब स्पीशीज, एंड अल्टीमेटली जब ज्यादा सारी सब स्पीशीज विल कंबाइन टू गिव द हायर रैंक, दैट विल बी द स्पीशीज, जो कि मेन वन ऑफ द मेन रैंक है या मेन यूनिट है किसका, क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये सारी क्या है, स्पीशीज की क्या है, Subordinates. सबऑर्डिनेट्स हैं या सब कैटेगरीज हैं। चैलेंज, ये ना समझना मैडम की राइटिंग इतनी गंदी है, नहीं मैम, कर्सर को कंट्रोल कर करके लिख रही हूँ इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक हमने स्पीशी को किया। अब हम मूव करें टू द नेक्स्ट रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन विच इज द जीनस, और हमने अब देखना है कि जीनस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वर्ड जीनस, सिंगुलर के लिए जीनस बोलते हैं और प्लूरल अगर होंगे तो फिर जेनरा बोलेंगे, इज दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जैसे अभी मैंने आपको बताया पीछे जो हमने हायरार्की देखी है, तो यहाँ पे ये जब related species, when number of related species will combine, they will give the higher rank of the classification, और उसको क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि when related species will combine, they will form a rank of higher category in the classification, and that rank is known as the genus. Clear? Okay, in the taxonomic hierarchy, जीनस इज एन इम्पॉर्टेंट रैंक। जाहिर सी बात है, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे हम अगर किसी इकोसिस्टम में से प्रोड्यूसर्स या प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर में से किसी एक ग्रुप को रिमूव करते हैं तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, तो इसी तरह से ये भी जो लेवल्स हैं, इनमें से किसी एक लेवल को अगर आप निकाल दें तो नेक्स्ट लेवल का जो बनना है या ग्रुप का अरेंज होना है वो डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई जीनस हैज एन इम्पॉर्टेंट रैंक, हैज इम्पॉर्टेंस इन द रैंक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी की हायरार्की में जीनस को काफी इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि फिर सिमिलर जीनस जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे या अपना हायर रैंक बनाएंगे। इट इज अ ग्रुप ऑफ होमोजीनस स्पीशी। तो एक और तरह से अगर जीनस को बताना चाहें तो वो हम क्या भी कह सकते हैं कि जीनस क्या है, एक ग्रुप है, तो स्पीशीज से बड़ा ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट विल बी द लार्जर ग्रुप। और क्या किससे बना हुआ होगा, होमोजेनस स्पीशीज से, यानी जिसके अंदर स्पीशीज जो प्रेजेंट है वो तकरीबन कैसी होंगी, एक जैसी होंगी आपस में। ठीक है, यानी कुछ डिफरेंसेस भी होंगे लेकिन एक कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होंगी जिसके बेस पे उन सारी स्पीशीज को कंबाइन रखा हुआ होगा, तो वो क्या बन जाएगा, जीनस का लेवल या जीनस का रैंक बन जाएगा, किसमें, क्लासिफिकेशन में। क्लियर?
अब हम मूव करें टू द सब कैटेगरीज ऑफ द जीनस, और जो जीनस की सब कैटेगरीज हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं कि जीनस से अगर हम लोअर लेवल पे जाएं तो सब जीनस, सब जीनस से लोअर लेवल पे जाएं तो सेक्शन, ठीक है। और जैसे कि बीएस है तो ये जीनस हो गया, BS1 हो गया तो सब जीनस हो गया, BS1 के आगे से सेक्शन हो गए 1 2 3, ठीक है, तो वो सेक्शन हो गए। और फिर सब सेक्शन 1A 1B 2A 2B, समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. हाँ, इस तरह से यानी फर्दर कैटेगरीज स्मॉलर लेवल पे डिवाइड जैसे जैसे होंगी तो उनके पार्ट्स ज्यादा होते चले जाएंगे। इस तरह से आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि वही बात है, फिर हम अगर असेंडिंग, ये तो डिसेंडिंग में बताया, असेंडिंग में जाएं तो जब बहुत सारे सब सेक्शन इकट्ठे होंगे तो एक सेक्शन बन जाएगा। जैसे 1A 1B 1C, इन सारों को इकट्ठा कर दो तो एक सेक्शन बन जाएगा, ठीक है, जो कि BS1 होगा। क्लियर हो रही है बात? Yes, ma'am. इसी तरह से जब सेक्शन कंबाइन होंगे यानी BS1 BS2 BS3 ये वो सेक्शन कंबाइन हो गए तो क्या बन जाएगा? सब जीनस। सब जीनस बन जाएगा। और इसी तरह से जब सब जीनस इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा? एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा जो कि क्या कहलाएगा? जीनस कहलाएगा। क्लियर? Then we are moving to the concept of family. And family, as earlier we have discussed here, that family is the higher rank of the classification. And then फिर order. higher rank of classification, then the Ma'am, family के बाद order है ना? बेटा जीनस किससे बड़ा Genus. है? हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन कह रही हूँ। मैम ऑर्डर से बड़ा या जीनस से बड़ा? Ma'am, जीनस। मशवरा कर लो पहले। Ma'am, देखिए ऑर्डर बड़ा है ना। फैमिली, मैं फैमिली पे बात कर रही हूँ, ऑर्डर की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं कह रही हूँ फैमिली इज द हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन देन जीनस। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, तो फैमिली क्या है? जैसे मैंने बताया हायर रैंक है देन जीनस। तो अ टैक्सॉन कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी जब एक जैसे जेनरा कंबाइन हो जाएंगे तो वो बड़ा रैंक कौन सा बनाएंगे? फैमिली। फैमिली बनाएंगे, ठीक है। तो अ फैमिली इज अ मेजर कैटेगरी इन द हायरार्की ऑफ द टैक्सोनॉमी। जाहिर सी बात है, मेजर कैटेगरी यानी स्पीशीज से भी बड़ा लेवल है, जीनस से भी बड़ा लेवल है, तो इस वजह से मेजर कैटेगरी कह रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट और हायर रैंक का लेवल है किसमें? क्लासिफिकेशन में। कौन? फैमिली। लार्जर फैमिलीज आर स्प्लिट इनटू स्मॉल ग्रुप्स, जिनको हम क्या भी कहते हैं? सब फैमिलीज भी कहते हैं और ट्राइब्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब कैटेगरीज हैं किसकी? फैमिलीज की। तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इनको बाद में दोबारा से सब कैटेगरीज में भी देख लेंगे। तो ट्राइब क्या है? अ ट्राइब इज रैंक सबऑर्डिनेट टू फैमिली, यानी ट्राइब क्या है? फैमिली का सबऑर्डिनेट या छोटा ग्रुप है। द टर्म ट्राइब इज अप्लाइड to assemblages of similar genera within large families। यानी ट्राइब क्या है? वो ग्रुप्स हैं या वो छोटे ग्रुप्स हैं जो कि किसके लिए अप्लाई होते हैं? जब उनको कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, assemblages करेंगे, असम्बल करेंगे, तो वो किसको? सिमिलर जेनरा को। समझ में आ रही है ना बात? तो हमारे पास क्या बनेगा? एक लार्ज फैमिली। लेकिन जो ट्राइब है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किन फैमिलीज का? जो बड़ी फैमिलीज होती हैं उनमें फिर छोटे छोटे ट्राइब्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस मैम। ओके, फिर उसके बाद हम मूव करें टू द टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अब फैमिलीज फर्दर अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, हमारे पास फैमिलीज जो हैं उनकी दो टाइप्स हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर। आप लोग जाग जाओ, मैं थोड़ी देर में अटेंडेंस लेती हूँ, तो फिर आप लोग वाकई में जाग जाओगे, तो उससे पहले ही जाग जाओ, ठीक है। तो जो मैं पूछूं उसका सिर्फ एक ही बच्चा जवाब ना दिया करे,
कोई और भी बोला करे। अच्छा, तो डिफाइनेबल फैमिलीज, फैमिलीज के हमने कहा ना कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पहली जो टाइप है दैट इज द डिफाइनेबल फैमिली। क्या समझ आ रही है? डिफाइनेबल फैमिलीज कैसी फैमिलीज होंगी? हाँ मैम माइट भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हों कि जिनकी बेस पे उनको हम ऑन द होल डिफाइन कर सके कि इस कैरेक्टर के साथ ये पूरी फैमिली। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट आपका कि डिफाइनेबल फैमिलीज कौन सी फैमिलीज होंगी? विच आर मीन उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर इतने क्लियर होंगे या उनको बनाने वाले जेनरा जो हैं वो उन फैमिलीज में कुछ बहुत डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर उस फैमिली को दे रहे होंगे कि जिसकी बेस पे वो फैमिलीज तो क्लियर हैं लेकिन उसको जो बनाने वाले जेनरा हैं वो इतने ज्यादा फिर क्लियर नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? देखो इस बात को ऐसे समझो कि जितनी डिफरेंट चीजों के मिलने से कोई एक चीज बनेगी ना या एक ग्रुप बनेगा वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको अलग अलग से नजर आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन जो डिफाइनेबल फैमिलीज हैं उनमें जो जाहिर सी बात है फैमिलीज किससे मिलके बन रही हैं? डिफरेंट जेनरा से मिलके बन रही है ना। तो जेनरा जितने होमोजीनस होंगे, होमोजीनस का मतलब क्या होगा? सेम। हाँ सेम, जेनरा जितने सेम होंगे या जितने सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ होंगे या नेचुरल ग्रुप्स होंगे, तो नेचुरल ग्रुप का मतलब यही है कि उनकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज होंगी वो ज्यादा क्लोज सिमिलर होंगी, तो फैमिलीज उतनी ज्यादा डिफाइनेबल होंगी। तो जब जेनरा होमोजीनस है तो क्या आपको लगता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ होंगे? नो मैम। नहीं, वो उनके ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर होंगे। तो ऐसी फैमिलीज के जो जेनरा होते हैं ना, जो डिफाइनेबल फैमिलीज होती हैं, उनके जेनरा कैसे होते हैं? होमोजीनियस। किस चीज को मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे अभी? नजर आ रहा है? स्लाइड नजर आ रही है मैम? इल डिफाइंड। यानी कि जो फैमिलीज डिफाइनेबल हैं यानी क्लियर फैमिलीज हैं उनको बहुत अच्छी तरह अलग से रिकग्नाइज किया जा सकता है। उन फैमिलीज का कैरेक्टर क्या होता है कि उनके जो जेनरा होते हैं, जो उनको बनाने वाले हैं, देयर कंपोनेंट जेनरा, वो क्या है? इल डिफाइंड है। तो इस चीज से आप इसकी डेफिनेशन को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब वो जेनरा इल डिफाइंड है तो वो फिर कैसे हैं? होमोजीनियस है मैम। जेनरा जब इल डिफाइंड है तो फिर वो कैसे हैं? होमोजीनियस। देखो ना मैं किधर बोल रही हूँ। हाँ, वो जेनरा होमोजीनस है यानी उनकी सेपरेशन नहीं हो सकती। तो डिफाइनेबल फैमिलीज तब बनेंगी जब उनके जेनरा की सेपरेशन नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? यस मैम। So the families which are homogeneous and natural groups are called definable families. For example, इसकी एग्जाम्पल ब्रासिकेसी हैं और एपीएसी हैं। तो ब्रासिकेसी और एपीएसी को बनाने वाले जो जेनरा हैं वो बहुत हद तक एक जैसे हैं और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गई बात? Next है, these families can easily recognized from other families because they are homogeneous natural groups हैं। तो ऐसी फैमिलीज को हम बहुत आसानी से दूसरी फैमिलीज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि वो उनके जो जेनरा होंगे उनके कैरेक्टर तकरीबन एक जैसे होंगे। क्लियर? यस मैम। इसके ऑपोजिट अगर दूसरी टाइप की फैमिलीज देखी जाएं तो वो हमारे पास कौन सी हैं? वो इनडिफाइनेबल फैमिलीज है। नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि उनको आप क्लियर कट आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज नहीं कर सकते। वो इनडिफाइनेबल फैमिलीज हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक भी किन फैमिलीज का होता है? जो बड़ी फैमिलीज होती है। ठीक है, यानी कि इनडिफाइनेबल फैमिलीज इंक्लूड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर है ये किस चीज की है? जो उसके कंपोनेंट जेनरा है उनकी। एंड आर नॉट एज
डिस्टिंक्टिव एज द डिफाइनेबल फैमिलीज, यानी ये इतनी क्लियर नहीं होती। डिस्टिंक्टिव का मतलब ये है कि हम इनको बहुत क्लियरली किसी एक कैरेक्टर की बेस पे अलग से पहचान नहीं सकते, क्योंकि इसको जो बनाने वाले जेनरा हैं वो किसी ना किसी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बेस पे इकट्ठे तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो रूल्स के अकॉर्डिंग इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा सिमिलर नहीं होते कि वो हमें क्लियर कट एक ही कैरेक्टर पर बेस करते हुए मिले। तो अगर मतलब रूल्स को फॉलो ना करना हो तो हम उन जेनरा को अलग अलग भी उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बेस पर कर सकते हैं। तो ऐसी फैमिलीज के जो जेनरा होते हैं वो क्या होते हैं? वेल Well डिफाइंड। डिफाइंड होते हैं जी। जो इनडिफाइनेबल फैमिलीज हैं उनके जेनरा well defined होते हैं. वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट कंडीशन आ गई जो आपको याद रखने में आसानी करेगी कि जब फैमिली इनडिफाइनेबल है तो जेनरा क्या है? वेल डिफाइंड है, ठीक है। और पीछे वाले में क्या था? जब फैमिली डिफाइनेबल थी तो जेनरा कैसे थे? Ill defined. डिफाइंड। Ill defined. defined थे। वेरी गुड, ओके। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे फैमिलीज आर इनडिफाइनेबल, यानी जो हम मोस्टली फैमिलीज डिस्कस करेंगे आगे भी अपने कोर्स में भी, वो ज्यादातर कैसी फैमिलीज हैं? इनडिफाइनेबल्स हैं, यानी जिनके जेनरा बिल्कुल होमोजीनस नहीं है। कुछ होंगी ऐसी फैमिलीज जैसे ब्रासिकेसी भी हम पढ़ेंगे, एपीएसी भी पढ़ेंगे, लेकिन उनके जेनरा इल डिफाइंड हैं। लेकिन उसके अलावा जो मोस्ट हम फैमिलीज पढ़ेंगे वो सारी की सारी कैसी फैमिलीज होंगी? इनडिफाइनेबल होंगी, क्योंकि उनके जेनरा क्या है? वेल डिफाइंड है। तो देयर मेंबर जेनरा डिफर अमंग देमसेल्व्स। जाहिर है जब जेनरा वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है कि वो जेनरा आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है मैम। डिफरेंट हैं, इतने डिफरेंट हैं, सो मच, ठीक है। कितने डिफरेंट है? सो डिफरेंट दैट दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। Separated. मतलब अगर रूल्स को फॉलो करके उनको फैमिली में एक में ना रखना हो तो उन जेनरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर इतने डिफरेंट हैं कि उनको हम अलग अलग रख सकते हैं। लेकिन हमें क्योंकि आईसीबीएन के रूल्स को फॉलो करना होता है कि उसने जो क्राइटेरिया बताया है उस पे बेस करते हुए हमें उन जेनरा को इकट्ठे करके एक फैमिली में डालना होता है। लेकिन अगर उनको रूल्स को फॉलो ना करें तो उनके कैरेक्टरिस्टिक इतने डिफरेंट होते हैं कि उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक लेवल आप उसको देखो कि वो थोड़ा हायर रैंक का लेवल है, तो उसका बेसिक यूनिट आपके पास क्या बनेगा? बेसिक यूनिट डिपार्टमेंट का क्या होगा बेटा? मैम क्लास या सेक्शन। क्लास। तो जो डिफरेंट क्लासेस हैं, चलो हमारे पास कॉमनैलिटी डिपार्टमेंट के अंदर क्या है? बायो। समझ में आ रही है ना? बायो जो है वो हमारी कॉमनैलिटी है, लेकिन बीएस फर्स्ट भी है, बीएस सेकंड भी है, बीएस थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है। ये सारी क्लासेस जब कंबाइन होंगी तो डिपार्टमेंट बनेगा, ठीक है। तो क्लास को आप स्पीशी लेवल कंसिडर करो, डिपार्टमेंट को आप जीनस लेवल कंसिडर करो, और जब डिपार्टमेंट से हायर कैटेगरी में जाए ना तो फिर हमारे पास आती है फैकल्टी, जो कि बेसिक साइंसेज है, ठीक है। Yes, ma'am. तो वहां पे आप देखोगे कि जब फैकल्टी किससे बनेगी? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स और बायो, ये सारे कंबाइन होंगे तो एक बड़ा ग्रुप बन गया, यानी फैमिली के लेवल का ग्रुप बन गया, जिसको क्या कह रहे हैं? जिसको क्या कह रहे हैं? Faculty. Faculty. फैकल्टी कह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो फैकल्टी में मैथ्स को अलग करना चाहें तो कर सकते हैं ना, लेकिन कॉमनैलिटी Yes, ma'am. है कि बेसिक साइंसेस की वजह से मैथ्स को उस फैकल्टी में डाला गया, लेकिन मैथ्स इज अ डिफरेंट थिंग, बायो इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आ रही है बात? Yes, Ma'am, ma'am. समझ आ ठीक है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से जो इनडिफाइनेबल फैमिलीज होंगी उनके जेनरा डिफरेंट होंगे, लेकिन क्योंकि वो सारे के सारे जैसे बेसिक साइंसेस सेम थिंग है तो इस वजह से उनको इकट्ठा किसी एक बेस पे इन फैमिलीज के अंदर उन सारे डिफरेंट जेनरा को डाला हुआ होगा।
कौन सी फैमिलीज के अंदर, कौन से ग्रुप ऑफ फैमिलीज के अंदर? इनडिफाइनेबल फैमिलीज के अंदर। इनडिफाइनेबल फैमिलीज के अंदर। क्लियर होगी बात? तो ऐसी फैमिलीज जो इनडिफाइन होती हैं उनके जेनरा वेल डिफाइंड होते हैं। क्लियर? उसके बाद हम मूव करें, जेंडर ऑफ इनडिफाइनेबल फैमिलीज आर डिफाइनेबल, ये बात हमने पहले ही कर ली है। डिफाइनेबल होते हैं टू क्लियर मॉर्फोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, यानी कि जो ऐसी फैमिलीज की मॉर्फोलॉजी होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? एक जीनस के अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे, दूसरे जीनस के अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन कुछ चीज, एक कोई चीज ऐसी होगी जिसकी बेस पे उनको इकट्ठा एक फैमिली में रखा हुआ होगा। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज का दे। क्लियर? यानी कंटिन्यूअस नहीं है कैरेक्टर एक ही जेंडर और दूसरे जेंडर के अंदर, बल्कि एक जेंडर का कुछ अपना कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरे जेंडर का कुछ अपना है। तो ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे कैरेक्टर उनके, उनकी मॉर्फोलॉजी। क्लियर? क्लियर मैम। यस मैम। यानी कि जो डिफाइंड इनडिफाइनेबल फैमिलीज के जेनरा हैं वो इतने डिफाइनेबल होते हैं कि उनमें क्लियर मॉर्फोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, यानी उनके क्लियर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। क्लियर? यस मैम। सो गए? एग्जाम्पल ऑफ इनडिफाइनेबल फैमिली इज रननक्यूलेसी। रननक्यूलेसी एक ऐसी फैमिली का नाम है जो काफी बड़ी फैमिली है और इसमें बहुत सारे जेनरा हैं जो कि काफी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? सब कैटेगरीज ऑफ द फैमिली की। Family. और सब कैटेगरीज फैमिलीज की क्या है? यानी फैमिली से लोअर लेवल पे जाओ तो हमारे पास सब फैमिली जो पीछे हमने बात की थी, और उससे लोअर लेवल पे जाओ तो ट्राइब, ट्राइब से लोअर लेवल पे जाओ तो सब ट्राइब। यानी कि बहुत से सब ट्राइब जब इकट्ठे होंगे जो कि जिन ज्यादातर सिमिलर होंगे तो ट्राइब बन जाएगा। जब बहुत से ट्राइब्स इकट्ठे होंगे तो सब फैमिली बन जाएगी, और जब बहुत सी सब फैमिलीज इकट्ठी होंगी तो फैमिली बन जाएगी। फैमिली। समझ आ गई? चलें जरा Yes, ma'am. जाओ जरा। आई डेट कैन आई? Yes, ma'am. यस चल। मैम। सना वसीम, प्रेजेंट मैम। माहम अकरम, माहीन अकरम सॉरी, Present, ma'am. माहीन का लॉ की एब्सेंट लगी हुई है। हिरा फारूक, Present, ma'am. शानजा अमजद, शानजा है? Present. बहुत ही स्लो बोल रही हैं, लगता है बिस्तर में घुसी हुई हैं। अरूबा तबस्सुम, Present, ma'am. सनिया शाहिद, सनिया नहीं है? Ma'am. Present, ma'am. कोई और तो नहीं बोल रहा सनिया? मैम मैं ही हूँ। अच्छा, सबा इकबाल, प्रेजेंट मैम। अलीना सागिर, मैम सगीर है प्रेजेंट। ओके। हुमैरा मलिक, Present, ma'am. Ma'am present. ओके। उजाला अल्ताफ, Present, ma'am. ओके। सबा शाहीन, मैम उसका आई थिंक सो माइक का इशू आ रहा है। चलें जब माइक ठीक हुआ तो उसे कहना अटेंडेंस बोले, अभी मैंने नहीं लगाई। नताशा अरूज, Present, ma'am. लारेब काजमी, Present, ma'am. Present, ma'am. कुरतुलैन, Present. रूबा, मैम सबा present. सबा, मैम वो मेरा ना माइक ऑफ हो गया था, मैं फोन कर रही थी, मोबाइल हैंग हो गया था इसलिए ऑन नहीं अच्छा। हो रहा था। अरूबा अली, सबा अभी मैं स्क्रीन पे देखती हूँ है कि नहीं है। अरूबा अली, Present, ma'am. अच्छा। आबिदा वजीर, Present, ma'am. जैनब सईद, निमरा शाहिद, Present, ma'am. सबा मुनीर, Present, ma'am. फाइका यास्मीन, प्रेजेंट मैम। अलीना सलीम, अलीना, जवेरिया, प्रेजेंट मैम। हाजरा बीबी,
हाजरा, नजमा शाहीन। प्रेजेंट मैम। नजमा, आपकी 3 एब्सेंट्स हो गई हैं, कहाँ थी आप? मैम मेरे मोबाइल का इशू था और कल तो उस दिन मुझे क्लास का पता ही नहीं था। एक ही क्लास टाइम टेबल पे लिखी हुई थी तो मैंने वही देखी है, दूसरी का पता ही नहीं था। टाइम टेबल पे लिखी हुई थी। टाइम टेबल पे 2 क्लासेस लिखी हुई हैं बेटा, अगर एक क्लास लिखी होती ना तो मैं भी एक ही लेती, मैं तो शुक्र करती। एक लेनी पड़ रही है, टाइम टेबल पे 2 ही लिखी हुई थी। सायरा नसीम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। हिरा बतूल। प्रेजेंट मैम। अरीज इरफान। प्रेजेंट मैम। खदीजा इशफाक। प्रेजेंट मैम। रोमाना शाहिद। प्रेजेंट मैम। महानूर अफजल प्रेजेंट मैम। और निदा नकवी। निदा नहीं है आज। मैम प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट मैम। बोलो मेरे बच्चे। निदा प्रेजेंट है? मैम। ओके। यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करें टू द रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज द ऑर्डर। और ऑर्डर ये क्या होता है? ऑर्डर इज टैक्सॉन कंसिस्टिंग ऑफ, जाहिर सी बात है, सिमिलर फैमिलीज। पीछे हमने स्लाइड फर्स्ट वाली में ये, यानी कि जब सिमिलर फैमिलीज कंबाइन होंगी तो हमारे पास कौन सा रैंक बनेगा क्लासिफिकेशन का? ऑर्डर। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज thought to possess the degree of phylogenetic unity in the order। वो वाली फैमिलीज कहाँ प्लेस की जाए? ऑर्डर में। यानी कि उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि कौन सी फैमिलीज जो हैं वो एक ऑर्डर बनाएंगी और which families will combine to comprise an order or the rank of the classification order, those families would have the phylogenetic या should have the phylogenetic unity। मतलब उनमें आपस में evolutionary similarities या ancestor to descendant जो similarities हैं वो होना या रिलेशनशिप का होना मस्ट है, सो दैट दोज फैमिलीज which will have these relationship phylogenetic unity या phylogenetic relationship, those families will be put together in one order। ऑर्डर। क्लियर होगी बात? यस तो मैम। बेसिक यूनिटी यहाँ पे क्या है उनके एक ऑर्डर में आने के लिए? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टू द सब कैटेगरी ऑफ ऑर्डर, और जो ऑर्डर की सब कैटेगरी है वो एक ही है, दैट इज सब ऑर्डर। सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज नेक्स्ट टू द ऑर्डर, और वो हमारे पास क्या है? क्लास। यानी कि व्हेन सिमिलर orders will combine they will give the higher rank, that is the class। and class is a taxon consisting of orders। ठीक है, and the names of classes ends in। अच्छा, हमने पीछे जो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ी थी वहां क्लास की एंडिंग क्या पढ़ी थी? चले बताएं जरा जल्दी से, कोई पता है किसी को? When we were discussing the hierarchy of taxonomy, we have discussed the ending of different levels of the taxonomy। ठीक है, डिस्कस किए थे ना अकॉर्डिंग टू द ICBN। तो Yes, क्लास ma'am। की एंडिंग वहां पे क्या थी? मैम एक एग्जांपल हमने ली थी उसके, आई थिंक सो ऑप्सिडा कुछ, अब याद हाँ नहीं। जी, मैग्नोलिया ऑप्सिडा हमने क्लास बताई थी वहां पे, और वहां पे हमने जो एंडिंग देखी थी दैट वाज द ऑप्सिडा ऑफ द क्लास की एंडिंग अकॉर्डिंग टू द ICBN फॉर द कॉमन प्लांट्स या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए ऑप्सिडा पे होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास। अब हमें पता है कि जो ग्रुप ऑफ एल्गी है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम, ऐसा ही है ना? यस मैम। ठीक है, Yes। तो इस वजह से एलजी के लिए जो क्लास की एंडिंग होती है दैट इन द केस ऑफ द एलजी एंडिंग ऑफ क्लास विल बी एट द फाइसी, जैसे क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, मैग्नेलियो, वो क्या कहते हैं उसको, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लियर हो गई बात?
तो वहां पे अगर कहीं पे भी एंड में फाइसी लगा हुआ होगा, कोई वर्ड आप पढ़ें, तो आपको एलजी के केस में फौरन वो पता चल जाना ही चाहिए कि इसकी एंडिंग देखेंगे आप कि अगर फाइसी पे हो रही है तो आपको लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या पता चलेगा कि ये इसकी क्लास की बात हो रही है, एलजी के ग्रुप की। समझ में आ गई बात? यस मैम। यस मैम। जी मैम मेरी अटेंडेंस लगा दे। आप कौन है? मैम मैं ले रही थी क्लास, मेरा चार्जिंग खत्म हुई है तो मोबाइल बंद हो गया था। बेटा नाम बताओ, आप शर्मा रही हो, नाम बताते। मैं कह रही हूँ आप कौन है, तो आप आगे से और। मैम अलीना सलीम। अलीना सलीम, देखती हूँ। 27 रोल नंबर है मैम। लगा दी। आप कहाँ थी? मैम मैं ले रही थी क्लास, एकदम वो चार्जिंग खत्म हुई है तो मोबाइल बंद हो गया था जब आप चार्जिंग वो अच्छा, लगा दी मैंने, आपकी लगा दी। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम क्लास के लिए एंडिंग देख रहे हैं वो फंजाई के केस में देख रहे हैं, क्योंकि हम फंजाई को भी प्लांट्स में ही डिस्कस करते हैं मोस्टली। वैसे तो इसके लिए अलग डिवीजन है, लेकिन हम प्लांट्स किंगडम इसका प्लांटी ही है, डिवीजन डिफरेंट है, तो इस वजह से ये भी प्लांट्स में इंक्लूडेड है, फंजाई भी। तो इनके लिए भी क्लास के लेवल की एक डेफिनेट एंडिंग है, और उसको हम क्या कहते हैं, माइसीड्स, जैसे मैक्सोमाइसीड्स, जैसे एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, डिटीरोमाइसीड्स। तो यहाँ पे अगर ये सारे वर्ड्स हों और एंड में माइसीड्स लगा हुआ हो, तो एक तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फंजाई का कोई ग्रुप होगा। और कोई ग्रुप क्यों होगा, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा लेवल होगा क्लासिफिकेशन का? क्लास होगी मैम। क्लास होगी, क्लास। वेरी गुड। यानी कहीं भी किसी वर्ड के साथ एंड पे माइसीड्स लगा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंजाई का ग्रुप है, और फंजाई का भी कौन सा ग्रुप है, क्लास है। और इसी तरह से फाइसी लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एलजी का ग्रुप है, और एलजी का किस लेवल का ग्रुप है, क्लास लेवल का। इसी तरह से बाकी प्लांट्स के लिए एलजी और फंजाई के अलावा जो बाकी सारे प्लांट्स होंगे उनके एंड में, वर्ड्स के एंड में ऑप्सिडा लगा होगा तो आपको पता होगा कि ये प्लांट्स का ग्रुप है, और कौन से लेवल का ग्रुप है, क्लास लेवल का ग्रुप है। ठीक है, एंडिंग बताने का ये मकसद होता है कि आपको पता चल जाए कि वो कौन से लेवल का, किस रैंक का ग्रुप है। उसके बाद सब कैटेगरी ऑफ क्लास है, और सब कैटेगरी ऑफ क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ही सब कैटेगरी है, दैट इज सब क्लास, जो कि सब कैटेगरी है किसकी, क्लास की। फिर हम मूव करें टू द डिवीजन, और डिवीजन जो है अनदर मेजर टैक्सॉन है, और किससे बना हुआ होता है, नंबर ऑफ क्लासेस गिव राइज टू डिवीजन। ठीक है, यस मैम। यस मैम, बड़ी मुश्किल से निकला है। यस मैम, चलो कोई बात नहीं। देयर आर 3 मेन डिवीजन्स ऑफ लैंड प्लांट्स, जो कि ब्रायोफाइट्स हैं, जो लोअर प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं। फिर टेरिडोफाइट्स हैं, जो कि उनसे हायर ग्रुप है, और फिर उसके बाद स्पर्मेटोफाइट्स हैं, जो कि उससे भी यानी कि जो जिनको सीड प्लांट्स कहते हैं आप, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं। फिर सब कैटेगरीज ऑफ डिवीजन हैं, जो कि हमारे पास एक ही है, सब डिवीजन उसको कहते हैं, जो कि क्या है, सब कैटेगरी किसकी, डिवीजन की। ठीक है, उसके बाद फिर हम मूव करें टू द हाईएस्ट रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन। हमारे पास वो प्लांट से रिलेटेड कौन सा है, किंगडम। तो हम और बहुत से जब क्या चीजें मिलेंगी, कंबाइन होंगी। मैम जब डिविजन्स कंबाइन होंगी तो फिर हमारे पास किंगडम बनेगा। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, किंगडम की बात करने लगे थे। किंगडम की बात कर रहे थे, और किंगडम में हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे, पेन गायब हो गया मेरा। हाँ, कि हाईएस्ट रैंक है किसका, क्लासिफिकेशन का, और लार्जेस्ट ग्रुप भी है या लार्जेस्ट टैक्सा भी है, हाईएस्ट लेवल है किसमें, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में।
इन ओल्डर सिस्टम्स, यानी कि जो पहले क्लासिफिकेशन के लिए कोई सिस्टम्स दिए गए होंगे शुरू में जब प्लांट्स पे काम स्टार्ट हुआ होगा, तो उस वक्त हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम था। और ये कौन से थे 2 किंगडम? प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ जी, प्लांटी और एनिमेलिया, जो कि यहाँ पे आपको प्लांट किंगडम और एनिमेलिया एनिमल किंगडम नजर आ रहा है। ठीक है, फिर जब थोड़ी सी और उसमें रिसर्च हुई और मॉडर्न सिस्टम्स आए क्लासिफिकेशन के लिए, तो फिर उसमें फंजाई भी ऐड हो गया। तो इस तरह से 3 मेन किंगडम बन गए। और उसके लिए किंगडम के लिए जो वर्ड फंजाई के लिए यूज किया गया उसको क्या कहा गया? माइकोटा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 किंगडम हो गए। कौन कौन से? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और थर्ड वन वाज द माइकोटा या माइकोटा। फंगल किंगडम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर जब रिसर्चेज हुई, टैक्सोनॉमिस्ट ने मजीद काम किया, तो ये फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक अलग किंगडम में रख दिया। उसको क्या नाम दिया? प्रोटेस्टा का। और फिर जो अब मॉडर्न आप किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं वो 5 किंगडम सिस्टम है, जो कि विटेकर ने दिया है। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितने किंगडम है? 5 हैं, जो कि कौन सा है? मोनेरा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, प्रोटेस्टा जिसमें प्रोकैरियोट वगैरह होंगे, प्लांटी जिसमें हमारे कौन होंगे? प्लांट्स। होंगे, जो कि सबसे अच्छे हैं। और फिर उसके बाद फंजाई में फंजाई को जायरा रखा जाएगा और एनिमेलिया में एनिमल्स। तो इस तरह से अब ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्या है क्लासिफिकेशन। मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने किंगडम है? 5 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्या कुछ डिस्कस किया? दैट वाज द क्लासिफिकेशन। फिर हमने इसकी डेफिनेशन बताई अकॉर्डिंग टू एंड्रयू सर्डन, कि ये नेमिंग है, ग्रुपिंग है किसकी? प्लांट्स की। किस में? फैमिलीज में, ऑर्डर्स में या डिवीजन्स में। और फिर हमने अकॉर्डिंग टू रैडफोर्ड जो डेफिनेशन टैक्सोनॉमी के लिए की थी, दैट इज द classification is the arrangement of groups of plants with particular circumscriptions by rank and position, यानी रैंक और पोजीशंस में उनकी कुछ लिमिट्स हैं कि वो उन्हीं में रहते हैं और बेस करते हैं कुछ आर्टिफिशियल क्राइटेरिया पे। ये जो उनकी क्लासिफिकेशन है या ग्रुपिंग है, या तो वो फिनेटिक सिमिलैरिटीज पे बेस करती है या तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस करती है। फिर हमने रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की, जिसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट किया। तो बेसिक हमारे पास लोअर लेवल मेन जो है वो कौन सा है? स्पीशी है। फिर हमने स्पीशी की सब कैटेगरीज की बात की, तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? सब स्पीशी है, फिर वैरायटी है, फिर सब वैरायटी है, फिर फॉर्म है, फिर सब फॉर्म। यानी कि ये सारे जब कंबाइन होते चले जाएंगे तो अपने हायर रैंक का ग्रुप बना देंगे। क्लियर? फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस देखा कि जीनस क्या होता है, कि रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप होता है और हायरार्की में इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और होमोजीनियस स्पीशीज होती हैं जो इस ग्रुप को बना रही होती हैं। फिर हमने सब कैटेगरीज देखी हैं किसकी? जीनस की, जो कि क्या है? सब जीनस है, सेक्शन है और सब सेक्शन है। यानी सब सेक्शन कंबाइन होंगे तो सेक्शन बनेंगे, फिर सब जीनस बनेगा, फिर जीनस बन जाएगा। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली देखा है, और ये क्या होता है? जब रिलेटेड जेनरा इकट्ठे होते हैं तो फैमिली बनती है। ठीक है, मेजर कैटेगरी है हायरार्की में किसकी? टैक्सोनॉमी की। और हमने क्या देखा है कि इसके सब ग्रुप्स जो होते हैं वो कौन से? स्पेसिफिकली सब फैमिलीज और ट्राइब हैं। ट्राइब की हमने डेफिनेशन देखी है। और फिर हमने क्या देखा है? टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखी हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। किसके अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली डिफाइनेबल फैमिली है, और डिफाइनेबल फैमिली के 2
जेनरा होते हैं वो कैसे होते हैं? इल डिफाइंड। इल डिफाइंड होते हैं। और ऐसी फैमिलीज जो हैं इजीली रिकग्नाइज होती हैं अपने होमोजीनियस नेचुरल ग्रुप होने की वजह से बाकी फैमिलीज के मुकाबले में। और इनकी दो एग्जांपल्स देखी हैं, समझ आ गई? यस मैम। फिर हमने इनडिफाइनेबल फैमिलीज की बात की, कौन सी होती हैं? जो कि ग्रेट डाइवर्सिटी रखती हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जेंडरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिस्टिंक्टिव होती हैं, नॉट डिस्टिंक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? नॉट डिस्टिंक्टिव होती हैं। किसकी तरह? डिफाइनेबल की तरह। डिफाइनेबल क्यों फैमिलीज नहीं होती? क्योंकि जो इनडिफाइनेबल फैमिलीज हैं वो कैसे जेनरा से बनी होती हैं? जिनके जेनरा वेल कैसे डिफाइंड होते हैं? जनरल, वेल वेल डिफाइंड, डिफाइंड जनरल, यानी जिनको क्या किया जा सकता है? इजीली इजीली सेपरेट रिकॉग्नाइज और किया जा सेपरेट किया जा सकता है। और वो क्यों सेपरेट किया जा सकता है? कि वो जेनरा डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अमंग डिफरेंट है, ठीक है। और ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो कौन सी हैं? वो इनडिफाइनेबल इनडिफाइनेबल फैमिलीज। फैमिलीज। फिर इनडिफाइनेबल फैमिलीज आर डिफाइनेबल जेनरा ऑफ इनडिफाइनेबल फैमिलीज क्या होते हैं? वो डिफाइनेबल होते हैं। क्यों डिफाइनेबल होते हैं? क्योंकि उनमें क्लियर मॉर्फोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, यानी मॉर्फोलॉजी की बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल बता दी हमने, जो कि क्या थी? रननक्यूलेसी। फिर हमने सब कैटेगरीज ऑफ फैमिलीज की बात की। तो सब कैटेगरीज में हमारे पास सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब, यानी सब ट्राइब इकट्ठे होंगे तो ट्राइब बनेंगे, ट्राइब इकट्ठे होंगे तो सब फैमिली बनेंगी, सब फैमिली इकट्ठे होंगी तो फैमिली बनेगी। फिर हम ऑर्डर पे मूव कर गए। कैसा टैक्सॉन है? कंसिस्ट हुआ है फैमिलीज से। और बेसिक जो है फैमिली में क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए? तो वो फैमिलीज इकट्ठी होके ऑर्डर बनाएंगी। यूनिटी क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनिटी। फाइलोजेनेटिक यूनिटी होनी चाहिए। फाइलोजेनेटिक यूनिटी होनी चाहिए। तो तब वो वाली फैमिलीज जो हैं वो फिर कहाँ प्लेस की जाएंगी? एक ऑर्डर में। सब कैटेगरीज की एक ही है जो कि सब ऑर्डर है। फिर हमने क्लास की बात की। क्लास क्या है? एक टैक्सॉन है, कंसिस्ट हुआ किसका? ऑर्डर्स का। और क्लास की एंडिंग फिर हमने, क्योंकि यहाँ कुछ डिफरेंट एंडिंग बताई है, फाइसी होती है किसके लिए? एल्गी के लिए। और माइसीड्स होती है किसके लिए? फंजाई के लिए। और बाकी सारे प्लांट्स के लिए ऑप्सिडा बैंडिंग होती है। सब कैटेगरीज की सब क्लास है, एक ही सब कैटेगरी है। फिर डिवीजन की बात की। मेजर टैक्सॉन है, किस से बनता है? क्लासेस से मिलके बनता है। और 3 मेन डिवीजन्स हैं हमारे पास प्लांट्स के, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स। और आगे फिर हमने किंगडम की बात की है। क्या होते हैं? सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। फिर शुरू में किंगडम 2 तरह के थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर 3 तरह के हो गए, माइकोटा भी ऐड हो गया। फिर 4 तरह के हो गए, प्रोटिस्टा भी ऐड हो गया। फिर 5 तरह के हो गए, मोनेरा भी ऐड हो गया। क्लियर होगी बात? यस मैम। यस मैम। तो इस तरह से दिस वाज all for the day. I hope you people will find it interesting and easy to understand. यस मैम। मैम जी मैम मेरा सिग्नल इशू था, मैं प्रेजेंट हूँ। मैं तो प्रेजेंट हूँ। मैं कौन प्रेजेंट हूँ? हाजरा 31 हाजरा 031। चले हाजरा 31। चलें जी, लगा दी आपकी मैंने। जब अटेंडेंस की बारी आती है ना फिर आप लोगों का सिग्नल इशू खत्म हो जाता है। वैसे आप लोगों का इशू। मैम स्टार्ट से मैं क्लास ले रही थी। अच्छा चलें, ठीक हो गया, लगा दिए बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।